हेलो बच्चों। आप लोग आई एम श्योर कहानी का आगे का पार्ट जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी कहानी बुद्धि का कमाल के आगे की स्टोरी को। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि माधव जो होता है वो एक गांव में पहुंचता है जिसका नाम होता है मल्लपुर। और ये सब तब होता है जब वो नीलकंठ पक्षी से मिल चुका होता है। और वहाँ पर भूख लगने के कारण वो पहुंचता है एक शादी के मंडप में। वहाँ पर वो शादी में खाना खाना चाहता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक बुज़ुर्ग उसे कमरे में ले आते हैं, जहाँ उसे दिखाई पड़ता है कि एक लड़का नीचे बेहोश पड़ा है। माधव पूरी तरह से डर जाता है। माधव ये कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया था, आप मुझे जाने दीजिए। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं उसको ये बताते हैं कि नीचे जो लड़का बेहोश पड़ा है वो उनका ही बेटा है, और ये जो मंडप है उसी की शादी का है। लेकिन लड़के को पड़ते हैं मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी, उसको बीमारी थी, इसीलिए वो गिरकर बेहोश हो जाया करता है। तो ये बात लड़की वालों को पता नहीं थी, और लड़के के जो पापा थे इस बात को राज ही रखना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये बात उनको नहीं बताई थी। ये माधव को एक प्रस्ताव देते हैं। उनको कहते हैं माधव से कि आप लड़के की जगह शादी करने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि आपके सर पे सेहरा बंधा होगा, चेहरा ढका होगा तो कोई देख नहीं पाएगा। तो आप शादी के फेरे वगैरह कर लीजिए, बाद में आपको मैं यहाँ से हटा दूँगा और उसकी जगह मेरा बेटा ले लेगा। माधव कहता है इसमें मुझे क्या मिलेगा? तो वो कहते हैं मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगा। तो माधव सोचता है मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, 5 सोने की मोहरें मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात है। वो खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं ये काम करूँगा। तो शादी के कपड़े वाले पहनकर माधव मंडप में बैठ जाता है और फेरे लगा लेता है। शादी के पूरे रस्म व रिवाज माधव के साथ ही पूरे होते हैं। फिर अचानक लड़की वाले कहते हैं कि उनके कि शादी के फ़ौरन बाद लड़का और लड़की को उनके कुल देवता के मूर्ति की पूजा करनी पड़ती है। उनके कुल देवता थे, उनकी मूर्ति रूम में है, तो वहाँ जाकर उनको पूजा करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो चला जाता है माधव उस कमरे में। वहाँ वो लड़की भी आती है जिससे उसकी भी शादी हुई थी। वहाँ पर सिर्फ वही दोनों होते हैं और कोई बाहर का कोई भी नहीं होता। माधव तुरंत चेहरे से हटाकर वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिल सकता है? तो ये सुनकर लड़की को बहुत अचंभा होता है। वो सोचती है कि अभी तो इनको खाना मिला था। तो ये पूछती भी है कि अभी तो आपने खाना खाया होगा, तो इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? तो माधव इस बात को टाल देता है, कहता है प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख लगी, क्योंकि उसने 2-3 दिन से तो खाना नहीं खाया था। अब लड़की सोचती है मैं क्या करूँ? तो वो देखती है कि देवता के आगे प्रसाद रखा हुआ था मिठाइयों का। तो वो कहती है कि आप इन्हीं प्रसाद को खा सकते हैं, खा लीजिए। तो वो प्रसाद को ही खा लेता है खुद। जिस तरह से खाता है तो लड़की को लगता है कि ये तो ऐसे खा रहे जैसे कि बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। खैर माधव का पेट भर जाता है, वो खुश हो जाता है। जब बाहर आता है तो उसके कुछ देर बाद लड़के के पापा उसे अलग ले जाते हैं और उसको सोने की मोहर देकर उसको विदा कर देते हैं। माधव पैसे लेकर खुशी खुशी चला जाता है। अब सुबह शादी की दूसरी रस्में शुरू होती हैं। तो लड़की खिड़की से देखती है जो आंगन में लड़का बैठा है शादी वाले कपड़े पहनकर, वो माधव नहीं है, वो कोई और है। तो ये बात वो अपने पापा से बताती है, अपनी माँ से बताती है। तो उसके माँ बाप सोचते हैं ज़रूर मेरी बेटी को कुछ धोखा हुआ है, क्योंकि शादी तो अभी हुई, यही इनका बेटा है। तो वो कहती नहीं, ये वो लड़का तो नहीं है। ऐसे करते करते बात बढ़ जाती है। तो अंत में ये फैसला होता है कि लड़की माधव, वो जो लड़का बैठा होता है जिससे उसकी शादी सब कह रहे थे हुई है, उससे वो कुछ सवाल पूछेगी। तो लड़की जाकर पूछती है, लड़की का नाम होता है लता। तो लता उससे जाकर सवाल पूछती है कि आप मुझे ये बताइए, अगर आप ही से मेरी शादी हुई थी तो अभी हम लोग जिस कमरे में गए थे कुल देवता के मंदिर वाले कमरे में, तो वहाँ मैंने आपसे क्या पूछा था और आपने मुझे क्या बताया था? ये वो सुनकर लड़का घबरा जाता है, क्योंकि वो तो था नहीं वहाँ पर। तो वो कहता है पूजा के बारे में कुछ पूछा था मैंने? तो कहती नहीं, इसका मतलब आप वो नहीं थे। तो वो बात बढ़ जाती है, बात झगड़े तक पहुँच जाती है, और उसी वक्त लड़के को दौरा पड़ जाता है मिर्गी का फिर से, और वो बेहोश हो जाता है। और ये बात भी सब देख लेते हैं। तब सबको पता चल जाता है
कि वो लड़का जिससे शादी हुई थी लता की वो कोई और ही था, क्योंकि ये लड़के को तो मिर्गी के दौरे पड़ते रहते। बात यहाँ पर शादी टूट जाती है और उनको वापस ही ऐसे जाना पड़ता है। लड़की वाली लता भी बहुत दुखी हो जाती है। इन सबसे बेखबर माधव तो चला जा रहा था। अचानक उसे दिखाई पड़ती है एक नदी, और नदी में बहता हुआ एक बक्सा। उस बक्से को देखकर सोचता है क्यों ना मैं इस बक्से को खोलूं। तो फ़ौरन उस बक्से की ओर लपकता है और बक्से को खोलता है। बक्से को खोलता है तो उससे निकलता है एक भयंकर काला नाग, और अचानक वो नाग कुछ बोलना शुरू करता है। तो इस वीडियो के लिए भी अभी इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे इस कहानी का कंक्लूजन, कहानी कैसे ख़त्म होती है। आई एम श्योर आपको भी जानने की इच्छा होगी कि वो नाग कौन था, लता का क्या हुआ, और क्या फिर माधव का भाग्य चमका या नहीं चमका, और उसकी अक्ल कहाँ काम आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।